नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको इनकम टैक्स की 7 ऐसी बातें बताने वाले हैं, इनकम टैक्स के 7 ऐसे रूल्स बताने वाले हैं जो ज़्यादातर लोगों को गलत पता होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है और उन्हें चाहे सीए हो, एडवोकेट हो या अकाउंटेंट हो, वो भी ये बातें नहीं बताते हैं क्योंकि इसमें उनका बेनिफिट होता है। लेकिन यहाँ पर जो उपभोक्ता होता है, जो ग्राहक होता है, जो आम आदमी होता है, उसका नुकसान होता है। मेरे पास इस विषय पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको सातों पॉइंट बताने वाले हैं, आपके सभी मिथ दूर करने वाले हैं। आपके मन में इनकम टैक्स को लेकर के, आईटीआर को लेकर के जो भी डाउट्स हैं, वो सभी के सभी क्लियर करने वाला हूँ। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, तो पहला पॉइंट यहाँ पर यह रहता है लोगों के दिमाग में कि अगर हमने एक बार आईटीआर फाइल कर दिया तो क्या हमें जीवन भर आईटीआर फाइल करना होगा। इस पर हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसके साथ ही लोगों के मन में एक और डाउट रहता है कि अगर मैंने करेंट अकाउंट ओपन करवा लिया है तो क्या मुझे आईटीआर फाइल करना जरूरी है। इस पर भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तीसरी चीज है, आईटीआर किसे, कब और कहां पर फाइल करना चाहिए। आईटीआर फाइल करने में कितना खर्च आता है, किन लोगों को आईटीआर फाइल करना चाहिए और कितना खर्च आता है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपकी कंपनी आपको एचआरए नहीं दे रही है तो क्या आप एचआरए का डिडक्शन ले सकते हैं। इस पर भी हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि अगर आपकी कंपनी आपको टीडीएस काट करके सैलरी दे रही है, या फिर आपकी बैंक में जो एफडी हैं उन पर बैंक आपका पहले ही टीडीएस काट लेता है, उसके बाद आपको इंटरेस्ट देता है, तो क्या आपको आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता है या फिर नहीं है। इसके साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका टीडीएस कट चुका है और आपने आईटीआर फाइल किया है तो उसका रिफंड आपको कब और कितने दिनों में मिलता है। इस पर भी हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। लोगों के मन में इसको लेकर के कई सारे डाउट्स रहते हैं कि हमारा रिफंड अभी वापस नहीं आया है, इसमें कितना टाइम लगेगा, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि अगर आप जिस कंपनी में काम करते हैं, आपकी कंपनी ने फॉर्म 16 दे दिया है, आपको मेल पर भेज दिया है, तो अब आपको आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता है या नहीं है। इन सभी विषयों पर आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने एक बार आईटीआर फाइल कर दिया तो दोबारा यानी हमेशा आपको क्या आईटीआर फाइल करना है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं ऐसा कोई भी आवश्यक नहीं है। अगर आपके मन में डाउट रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने एक बार आईटीआर फाइल किया था, उसके बाद अब मुझे सीए का फोन आ रहा है कि सर आप दोबारा आईटीआर फाइल करिए, एडवोकेट का फोन आ रहा, टाइम आ गया है आपके इस फाइनेंशियल ईयर का आईटीआर फाइल करने का, फाइल कर दीजिए, नहीं तो आपको नोटिस मिल सकता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपने एक बार आईटीआर फाइल किया है और दूसरे वर्ष आपकी इनकम नहीं है तो आप आईटीआर फाइल ना करें, आपके पास ऑप्शन होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने एक बार आईटीआर फाइल किया है तो अब आपको हमेशा आईटीआर फाइल करना होगा। हो सकता है आपकी उस वर्ष इनकम ज्यादा रही हो जब आपने आईटीआर फाइल किया था, या फिर आपको कोई लोन वगैरह की आवश्यकता रही हो, इस वजह से आपने आईटीआर फाइल किया हो। लेकिन आपकी इनकम चूंकि उतनी नहीं है कि आप आईटीआर फाइल करें, आप बेसिक एग्जम्पशन जो लिमिट होती है उसे क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं कि आप आईटीआर हर वर्ष फाइल करें। ना ही इसकी वजह से इनकम टैक्स का नोटिस आता है, ना कोई दिक्कत होती है। अगर आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। अगर आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे हैं तो आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है कि आप आईटीआर फाइल करें। वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप आईटीआर फाइल करें या ना करें, आपके पास ऑप्शन होता है। दूसरी चीज यहाँ पर कि लोग कहते हैं अगर आपने अपना करेंट अकाउंट ओपन करा लिया है तो आपको आईटीआर फाइल करना आवश्यक है। ऐसा भी नहीं है दोस्तों। आपकी बैंक ने अगर आपको करेंट अकाउंट ओपन करके दे दिया है, आपने करेंट अकाउंट ओपन करवा लिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप आईटीआर फाइल करें। यहाँ पर दिक्कत यह है कि जब आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, आपके खाते का जो टर्नओवर है, जो बैलेंस है, अगर वो करेंट अकाउंट में 20 लाख रुपए को क्रॉस कर रहा है तो फिर जीएसटी वालों की नजर में आप आ जाते हैं। क्योंकि अगर आपके खाते का जो टर्नओवर है वो 20 लाख रुपए से अधिक जाता है तो वहां पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होता है, तो वहां पर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन अगर आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे हैं, आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे है, तो कोई भी आवश्यकता नहीं है कि आप आईटीआर फाइल करें। ये कहीं कोई ऐसा नहीं लिखा है कि जिसने भी करेंट अकाउंट ओपन करा लिया है उसे आईटीआर फाइल करना ही आवश्यक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि जिन लोगों को कंपनी में सैलरी में एचआरए नहीं मिलता है तो क्या वो लोग एचआरए अपना डिडक्शन ले सकते हैं, और ले सकते हैं तो कितना डिडक्शन उन्हें इनकम टैक्स में मिल सकता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि मान लीजिए आप जहां पर भी नौकरी करते हैं उस कंपनी के द्वारा आपको एचआरए नहीं दिया जाता है,
या फिर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं, तो वहां पर क्या है कि आपके नाम पर हो सकता है कि मकान ना हो, तो वहां पर आप मैक्सिमम 5,000 रुपए का डिडक्शन ले सकते हैं प्रति माह। यानी आपको 12 महीने में 60,000 रुपए का डिडक्शन मिल सकता है एचआरए के नाम पर। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि जो प्रॉपर्टी है वो आपके नाम पर नहीं होनी चाहिए। जहां पर आप सर्विस करते हैं, जहां पर आप रहते हैं, वहां पर आपके नाम पर मकान नहीं होना चाहिए, तभी आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और ये आप दिखा सकते हैं कि मेरे नाम के जो पेरेंट्स हैं उनके नाम पर प्रॉपर्टी है, उनके नाम पर मकान है, मैं उनके मकान में रेंट पर रहता हूं, या फिर जिससे भी आपने रेंट पर ले रखा है उसको आप दिखा सकते हैं। लेकिन वहां पर आपको जो रेंट की बिल होता है, रेंट की जो वो होती है स्लिप होती है, वो आपको दिखाना होगा। इसके साथ ही आपको जो रेंट होता है वो अकाउंट अकाउंट पे करना होगा, ताकि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप ये जानकारी दे कि मैंने एचआरए का डिडक्शन लिया है, तो वहां पर आप उसे शो कर पाएं कि हाँ ठीक है, आपने इसका जो रेंट का बिल है वो आपने पे किया है ऑनलाइन तरीके से बैंक अकाउंट के माध्यम से, तो वहां पर आपको एचआरए का डिडक्शन मिल जाएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपकी कंपनी ने टीडीएस काट करके आपको सैलरी दी है तो आपको आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझना होगा। मान लीजिए आपकी सैलरी यहाँ पर जो वार्षिक है वो 7 लाख रुपए है, यानी एक वर्ष में आपको उस कंपनी से 7 लाख रुपए सैलरी मिलती है। तो वहां पर जो कंपनी है वो 10% टीडीएस काट करके आपको सैलरी दे देती है, यानी साल में वो आपका 70,000 रुपए टीडीएस काट देती है। तो जो कंपनी है वो अपने हिसाब से आपका टीडीएस काट रही है, ओल्ड रिजीम के हिसाब से। अब यहाँ पर आपको दिखाना होगा कि आपकी जो इनकम है वो कितनी है, तो इसके लिए आपको अपना आईटीआर फाइल करना जरूरी है। कंपनी को नहीं पता है कि आपका कोई अन्य बिजनेस है या नहीं है, आपकी और कहीं से इनकम है या नहीं है। वो तो जो आपको पैसा कंपनी दे रही, जो आपकी इनकम कंपनी के द्वारा हो रही है, उस पर उन्होंने टीडीएस काट दिया है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आईटीआर फाइल करना है। जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करेंगे। आपकी अगर और कोई दूसरी इनकम नहीं है, आपकी सिर्फ सैलरी से ही इनकम है, तो 7 लाख रुपए तक आप टैक्स फ्री हैं। तो आपका जो टैक्स होगा वो नील होगा, यानी जीरो होगा, उसमें आपका कोई भी टैक्स नहीं बनेगा। तो जो ये 70,000 रुपए आपकी कंपनी ने काटे हैं वो आपको रिफंड वापस मिल जाएंगे, यानी जो भी टीडीएस आपका कटा है ये आपको वापस मिल जाएगा। वही मान लीजिए अगर आपका कोई बिजनेस है जिसमें आप 7-8 लाख रुपए और कमा लेते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, और 7 लाख रुपए आपको सैलरी से मिलता है, तो टीडीएस तो आपका सिर्फ 70,000 रुपए ही कटा है। उस दशा में जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो वहां पर आप दिखाएंगे कि मेरी इनकम 15 लाख रुपए है, 7 लाख मेरी सैलरी से इनकम है, 8 लाख मेरी बिजनेस से इनकम है। तो वहां पर आपका जो ये जो टीडीएस होगा ये कम पड़ जाएगा, क्योंकि आपका फिर जो टीडीएस बनेगा जाके वो लगभग 1.5 लाख रुपए बनेगा। तो उस स्थिति में 70,000 ही कंपनी के द्वारा जमा कराया गया है, बाकी 80,000 आपको अपने पास से जमा कराना होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपकी कंपनी ने अगर आपकी टीडीएस काट करके भेजा है तो आपको आईटीआर फाइल नहीं करना है, आपको आईटीआर फाइल करना होगा। यही बात आती है सेम एफडी पर कि मान लीजिए आपको फिक्स डिपॉजिट आपने जो बैंक में कर रखा है, वहां से आपको जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर तो टीडीएस बैंक काट दे रहा है, तो उसके बाद आपको आईटीआर फाइल करना है। तो जी हाँ, आपको उस पर आईटीआर फाइल करना है, वहां पर आपको दिखाना है कि आपकी इनकम क्या है। अगर आप मान लीजिए आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए ब्याज मिला, तो उसमें बैंक ने आपका 10% काट दिया, यानी 10,000 रुपए आपका टीडीएस कट गया। उस स्थिति में जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो वहां पर आप दिखाएंगे कि आपकी वार्षिक इनकम कितनी है। हो सकता है आपकी जो इनकम हो सिर्फ एफडी से ही हो, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा सोर्स ना हो इनकम का, तो आपका जो टीडीएस कटा है 10,000 रुपए आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका इनकम कोई ऐसा है कि वहां पर आपकी टैक्स जो बन रहा है वो 50,000 रुपए बन रहा है, तो फिर वहां पर आपने तो सिर्फ टीडीएस 10,000 कटा है, तो आपको 40,000 रुपए और टैक्स जमा करना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप माना जाएगा कि आप टैक्स चोरी कर रहे हैं, जिससे भविष्य में आपको काफी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि टीडीएस रिफंड कब मिलता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, जब आप ये अपना आईटीआर फाइल करते हैं उसके 3 दिन से लेकर 3 महीने के अंदर ही आपको ये टीडीएस जो होता है वो रिफंड मिल जाता है। अब तो काफी ज्यादा फैसिलिटी हो गई है, नई विंडो आ गई है, तो उसमें जो 1 और 4 होता है उसमें तो आपको मैक्सिमम 3 से 4 दिन में ही आपका जो टीडीएस होता है रिफंड मिल जाता है। लेकिन 2 और 3 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर अब देखा गया है कि नॉर्मली 10 से 12 दिन में आपका जो टीडीएस है वो आपको रिफंड मिल जाता है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 3 महीने का होता है। तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर आपका जो भी टीडीएस बना है, अगर आप इनकम टैक्स पेयर नहीं है, आपकी जो इनकम है वो कम है, तो आपका टीडीएस आपको रिफंड कर दिया जाता है। वहीं अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको अपने पास से और जमा करना होता है टैक्स। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आईटीआर फाइल कब, किसे और कितनी इनकम वालों को करना चाहिए, इसमें कितना खर्च आता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि आईटीआर फाइल जैसे कि न्यू टैक्स रिजीम में आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जब अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से अधिक हो रही है तो आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। इसके कई बेनिफिट हैं।
ये जरूरी नहीं है कि आप ITR फाइल करेंगे तो आपको टैक्स ही देना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि 7 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो आपका जो टैक्स होगा वो जीरो होगा, यानी निल होगा। आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन टैक्स जो ITR होता है, इसे भर करके आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी दे रहे हैं कि आपकी इनकम है, कहाँ से हुई है, आपका कितना खर्च होता है, आप साल में कितना बचा पाते हैं, ये सारी जानकारी आप ITR में दे रहे हैं। इसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि आप ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको टैक्स देना होगा। हो सकता है कि आपकी इनकम 6 लाख रुपए है तो आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना, आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपको बिल्कुल भी 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना है। और वो भी आपका जो भी TDS कटा होगा, चाहे वो सैलरी में कटा हो या आपने और कोई काम किया हो, किसी कंपनी के द्वारा आपको पैसा मिला हो तो वहां से आपको TDS कट के मिला हो, या बैंक में आपकी FD होगी तो वहां पर आपका TDS कटा होगा, वो पूरा का पूरा आपको वापस मिल जाएगा। क्योंकि लोगों के दिमाग में रहता है कि बैंक से मेरी जो FD पूरी हुई है उस पर बैंक ने मुझे पूरा ब्याज दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बैंक आपका TDS काट करके ही आपको इंटरेस्ट देता है। तो वो इंटरेस्ट आपका जो कट करके TDS गवर्नमेंट के पास जमा है, आपकी इनकम अगर इतनी है कि आप टैक्स पेयर नहीं है तो आपका वो TDS आपको रिफंड मिल जाएगा। यानी जितना पैसा हो सकता है आप खर्च करें ITR फिल करने में, उससे ज्यादा पैसा आपको रिफंड मिल जाए। अगर हम बात करें कि इसमें कितना खर्च आता है ITR फाइल करने में, तो दोस्तों इसका जो नॉर्मली जो खर्च है आज की डेट में, जो एडवोकेट का या CA का जो चार्ज है वो नॉर्मली 2000 रुपए तक है। 1000 से 2000 रुपए के बीच में इस पे चार्ज आता है। वहीं आप चाहें तो इसे ऑनलाइन तरीके से भी खुद ही अपने मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पर हजारों वीडियो मिल जाएंगे जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो आसानी से अपना ITR खुद ही फाइल कर पाएंगे, इसमें आपका 1 रुपए भी खर्च नहीं आने वाला। वहीं अगर आप किसी CA से या एडवोकेट से कराते हैं तो 1000 से 2000 रुपए के बीच में चार्ज होता है, आप उनसे अपना ITR फाइल करवा सकते हैं। एक चीज हम आपको और बताना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा जो रिफंड है वो लेट हो गया किसी वजह से, जो हमारे CA हैं उनसे हमारा विवाद हो गया था जिसकी वजह से वो हमारा रिफंड वापस नहीं करवा रहे हैं, वो लेट लतीफी कर रहे हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर उनकी वजह से लेट नहीं होता। मैंने टाइम आपको पहले ही बता दिया कि 3 दिन में भी आ सकता है आपका रिफंड और 3 महीने का भी समय लग सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप अपने CA से या एडवोकेट से अपना ITR फाइल कराते हैं तो वहां पर एक्नॉलेजमेंट लेना ना भूलें। जब आपका ITR फाइल हो जाता है, जो ITR होता है आपका कंप्लीट हो जाता है, तो वहां से आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है। वो एक्नॉलेजमेंट आप जरूर ले लें। जब आप एक्नॉलेजमेंट ले लेंगे, उसमें डेट देख लेंगे, तभी आप कंफर्म होइए कि हाँ आपका ITR फाइल कर दिया गया है। जब तक आपको आपके CA या एडवोकेट एक्नॉलेजमेंट नहीं देते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका ITR फाइल नहीं किया गया है। इसके साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि जब आपका ITR फाइल हो जाता है तो उसके साथ में आपको E-वेरीफाई करना होता है आधार बेस्ड OTP के माध्यम से। आपका जो भी मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होगा उस नंबर पर एक OTP जाता है, वो OTP उसमें सबमिट करना होता है, तभी आपका जो होता है वो E-वेरीफाई होता है। ये ITR भरने के 30 दिन के बाद तक आप कर सकते हैं। अगर उसके बाद आप नहीं करते हैं तो फिर आपका ITR भरा नहीं माना जाता है। तो कुल मिलाकर के E-वेरिफिकेशन अनिवार्य होता है, तभी आपका TDS वापिस आता है। अगर आप ITR फाइल भी कर देते हैं और E-वेरीफाई नहीं करते हैं तब भी आपका TDS वापिस नहीं आएगा और आपका ITR फाइल नहीं माना जाएगा। तो E-वेरिफिकेशन कराना ना भूलें। हो सकता है कि आपका E-वेरिफिकेशन ही ना हुआ हो। तो जब आप अपने CA से या एडवोकेट से अपना एक्नॉलेजमेंट मांगेंगे तो वो आपसे OTP जरूर मांगेंगे। उनके साथ आप अपना OTP शेयर करें, तभी आपका ITR फाइल हो पाएगा। क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं टहलाते रहते हैं कि हाँ मैंने आपका ITR फाइल कर दिया है और वो OTP नहीं लेते हैं। तो अगर आपसे OTP नहीं लिया गया है, इसका मतलब ये है कि आपका ITR फाइल नहीं किया गया है। और ITR फाइल का मतलब है कि आप OTP देंगे, E-वेरिफिकेशन अनिवार्य है। जब तक E-वेरिफिकेशन नहीं होगा आपका ITR फाइल नहीं माना जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।